हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कुलदीप एंड वेलकम ऑन आवर चैनल इंटेलेक्चुअल ट्राइब। रोज़ की तरह मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक्सप्लेन पेज, इकोनॉमी पेज और एडिटोरियल पेज। आई होप कि ये तीनों डिस्कशन करने के बाद में आपको इनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और इनमें से जो भी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और करंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपको ये सब अच्छा लगेगा और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पक्का क्लियर हो जाएगी। मैं आपको इस चीज़ के लिए अश्योर कर सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज पे वो है प्रिंट मनी को लेके कि क्या हमें ज़्यादा पैसे प्रिंट करनी चाहिए, आरबीआई को पैसा प्रिंट करना चाहिए, और अभी जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो एक लॉकडाउन की वजह से क्राइसिस आया हुआ है इकोनॉमी के अंदर, उसको किस तरीके से डील करना चाहिए। तो बेसिकली ये बात क्यों आई ये सोचिए। सबसे पहले तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका रीज़न है लो डिमांड। जो हमारी कंज्यूमर डिमांड है वो अभी बहुत कम हो रखी है लॉकडाउन की वजह से। मार्केट के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो नहीं रही है और उससे पहले भी हमारी जो डिमांड थी वो वैसे बहुत ज़्यादा नहीं थी। लॉकडाउन की वजह से ये एग्जेजरेट हो गई, बढ़ गई। और जो पिछले 7 क्वार्टर से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो तो गिरती ही जा रही थी वैसे भी, और लॉकडाउन की वजह से इसमें ये कह सकते हो कि आप चीज़ें ज़्यादा हिट होगी, वर्स होगी। तो इसके अंदर सबसे पहली बात ये हम जानेंगे कि कौन क्या कर रहा है। जो जो भी आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जिनका रोल हो सकता है वो लोग क्या कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहला नाम आता है आरबीआई का कि इकोनॉमी की जब हम बात करेंगे तो आरबीआई का नाम सबसे पहले ही देखेंगे। आरबीआई अपनी तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहा है। हम पिछले कई एडिटोरियल्स में भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे पिछले एडिटोरियल्स आप फॉलो कर रहे हैं रेगुलर इस चैनल को, तो मैंने पिछले सभी एडिटोरियल्स में ये डिस्कस किया। उसके अलावा एक सेपरेट लेक्चर भी है आरबीआई के रोल को लेके, तो आप अगर उसे देख लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पे आरबीआई का रोल मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। आरबीआई TLTRO 2.0 लाया है अभी, दूसरे नंबर का जो वापस से स्कीम लाया है। जो पहले LTRO 1 लाया था पिछले साल, उसके बाद LTRO 2 लाया है। अब TLTRO क्या होता है? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन होता है ये, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। इसके अंदर आरबीआई लैंडिंग करता है लंबे टाइम के लिए। वैसे जो रेपो ऑपरेशन होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं नॉर्मली। ये नए टाइप का स्कीम है, तो काफ़ी चांसेस है कि आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर, और मेंस में भी आपके पास नई स्ट्रेटजीज, नई पॉलिसीज जो आरबीआई फॉलो कर रहा है, इसको लेके जो क्वेश्चन बनेगा उसमें आप इस चीज़ को मेंशन कर सकेंगे। उसके अलावा आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई ने रेपो रेट कट्स किए हैं। अभी तक जो हमारा रेपो रेट है वो आरबीआई ने 4.4 पे ला दिया है, जो कि सॉरी, रिवर्स रेपो रेट है वो 4.4 पे ला दिया है। तो बहुत कम है ये। आप मान के देखेंगे कि पिछले जब भी जितना भी आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 7% के आसपास ये हुआ करता था। उसके बाद गिरते 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 4.4 के ऊपर ही आ गया है। और रेपो रेट है 4.4 एंड 3.75 है रिवर्स रेपो रेट। मैं लिख देता हूँ, आपको हेल्प मिल जाएगी, क्लियर हो जाएगा। 3.75 रिवर्स रेपो रेट एंड 4.4 रेपो रेट। रेपो रेट बेसिकली होता है जिसपे बैंकों को पैसा मिलता है, और रिवर्स रेपो रेट जिसपे बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करवाते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो इतना आपको समझना है। उसके बाद में दूसरा है कि बैंकों का क्या रोल है इस इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर। बैंक अभी तक जितना उनका रोल देखने को मिला है वो हमको निगेटिव ही रहा है। वो रिस्क रिलेक्टेंट रहे हैं, वो रिस्क को अवॉइड करने में विश्वास रख रहे हैं कि ज़्यादा ऐसा फंडिंग ना दें, ऐसा क्रेडिट लोन हम ना दें जो एनपीए हो जाए। तो बैंकों की अब तक ये पॉलिसी है जिसकी वजह से स्लो डाउन हमको देखने को मिला है। कंज्यूमर डिमांड भी एक रीज़न है। जो लोअर कंज्यूमर डिमांड है वो तो रीज़न है ही है, लेकिन उसके अलावा जो जेन्युइन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है जो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके बाद में हमको गवर्नमेंट का रोल देखना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी फिजिकल डेफिसिट के अंदर है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का डेफिसिट सिचुएशन है वो बहुत अच्छा नहीं है। पिछला जो आप देखेंगे डेटा पिछले साल का, वहाँ पे उनका जो टारगेट था, फिजिकल टारगेट 3.3 का, उसको बढ़ा के उन्हें 3.8 करना पड़ा। जबकि इस बार आप देखेंगे कि ये बढ़ के और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी 40 दिन के लिए सेट होगी। 40 दिन का मतलब आप देखिए कि साल भर का, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 40 दिन लगभग लगभग 11% बन जाता है। तो 11% इकोनॉमी का आप लॉस देख मान के चलेंगे। हमारा जो जीडीपी है, इंडिया का जीडीपी 203 लाख करोड़ है, तो 203 लाख करोड़ का 11% आप मान के देखेंगे तो आपको जो लॉस होगा इन 40 दिनों के अंदर वो लमसम लमसम 20 से 22 लाख करोड़ के आसपास होगा, जो कि काफ़ी ह्यूज है। और इस वजह से आपको जो डेफिसिट है उसके अंदर भी राइज देखने को मिलेगा, और जो फिजिकल डेफिसिट है वो हमारा बढ़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, आप किसी को भी इसमें शक नहीं होना चाहिए। और ये एक फैक्ट है, हमको फैक्ट की तरह समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें वैल्यू की तरह कंसीडर करके इसके बारे में डाउट्स क्रिएट करें कि ऐसे कैसे बढ़ गया, गवर्नमेंट ने क्यों नहीं रोका है वगैरह। तो ये चीज़ें अभी नहीं कर सकते हम ही।
एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं तो एक्सेप्शनल एक्शन भी लेने पड़ेंगे, एक्सेप्शनल डिसीजन और एक्सेप्शनल पॉलिसीज़ भी लानी पड़ेगी हमें। तो फिस्कल डेफिसिट की तरफ तो अभी गवर्नमेंट को नहीं देखना चाहिए, तो गवर्नमेंट का रोल हमें समझ में आ गया। यहाँ पे तीसरा फैक्टर, जो तीसरा रोल हो सकता था हाउस होल्ड सेविंग का, तो हाउस होल्ड सेविंग्स के बारे में जो पुरानी रिपोर्ट्स आई है पिछले रिसेंट टाइम में, उनसे यही पता चलता है कि हमारी हाउस होल्ड सेविंग्स घटी है, और उसकी वजह से जो अभी हमारी इकोनॉमिक ज़रूरतें हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको फुलफिल करने के लिए हाउस होल्ड सेविंग्स इनसफिशियंट है। तो उसकी तरफ हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अभी बात करते हैं एफपीआई की, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है विदेशों से, उसकी बात करेंगे। तो उसके अंदर भी हमको नेगेटिव ही चीज़ें देखने को मिली है। पिछले महीने मैंने आपको बताया, मतलब पिछले जो एडिटोरियल डिस्कशंस हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि फरवरी के अंदर जो इनफ्लो था कैपिटल का, वो था 1 लाख करोड़ की, सॉरी 1 बिलियन के आसपास था, 1 बिलियन यानी कि लगभग 7,000 करोड़ के आसपास था। और मार्च के अंदर जो आउटफ्लो देखने को मिलेगा कोविड-19 हिट करने के बाद में, वो लगभग 1 लाख करोड़ का आउटफ्लो देखने को मिलेगा। आप सोच के देखिए कि 7,000 करोड़ आपका इंडस्ट्री के अंदर आ रहा था फरवरी के अंदर, यानी सिर्फ 7,000 करोड़ रुपए आ रहा था, और अचानक से मार्च के अंदर 1 लाख करोड़ निकल जाता है इंडस्ट्री। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा निकल जाता है, 15 मिलियन से ज़्यादा, 15 बिलियन से ज़्यादा आपका जो एफपीआई है वो आउटफ्लो हो जाता है। तो ये एक हॉरिफिक सिचुएशन है ही है इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच में। तो एफपीआई का जो हमको रोल है वो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि मार्केट से क्या सरकार पैसा ले सकती है, यानी मार्केट के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बैंक है, उनसे क्या सरकार पैसा ले सकती है। तो ऑलरेडी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने मार्केट से बहुत ज़्यादा बोरोइंग कर रखी है। अगर और ज़्यादा बोरोइंग यहाँ पे करी जाती है तो इंटरेस्ट रेट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा, और जीडीपी का एक बड़ा चंक आपको सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पे इन लोगों को चुकाना पड़ेगा। तो मार्केट बोरोइंग का स्कोप मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बचा नहीं है गवर्नमेंट के पास में। तो फिर अब बचता क्या है सॉल्यूशन? अब जो सॉल्यूशन गवर्नमेंट के पास में बचेगा, वो बचेगा इनके लिए डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का। तो अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन है क्या, किस तरीके से होता है, और कौन इसे कर रहा है। सारी चीज़ें हम डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के बारे में समझेंगे, और एट द एंड ऑफ वीडियो, इस डिस्कशन के बाद भी आप एक चीज़ क्लियरली समझ लीजिए कि आपको डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो पहली बात तो है क्या डायरेक्ट मोनेटाइजेशन, हम ये देखेंगे। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होगा। यहाँ पे जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसको ये बाईपास करेंगे। गवर्नमेंट आरबीआई से रिक्वेस्ट करेगी कि आप पैसा प्रिंट कीजिए और हमको प्रोवाइड कीजिए, तो इसके बदले में गवर्नमेंट है वो बॉन्ड्स देगी आरबीआई को। क्योंकि आप देखेंगे कि आरबीआई का जो भी नोट इशू होता है, 1 रुपये के अलावा सारे के सारे जो करेंसी नोट्स है वो हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई इशू करता है। और आरबीआई के जो भी नोट इशू होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये एक वहाँ पे प्रॉमिस दिखेगा आपको, और उसके नीचे गवर्नर के साइन दिखेंगे, गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो भी एक नोट है वो सिर्फ एक पेपर नहीं होता है, वो लाइबिलिटी होती है। जो भी आरबीआई के गवर्नर हैं उनके ऊपर एक लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी और असेट का कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा सा, कि लाइबिलिटी कोई भी चीज़ है जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, दायित्व है, यानी जिसको आपको निभाना पड़ेगा। और असेट वो चीज़ होती है जो आपकी पूंजी होती है, जो आपको पैसा यील्ड करके देगी। और लाइबिलिटी में आपको खुद को पैसा देना पड़ेगा उस चीज़ के अंदर। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपको लाइबिलिटी और असेट के अंदर। आपको बेसिकली, जैसे आप अगर एक घर देखेंगे, तो अगर आपका घर किराए पे चल रहा है तो वो आपके लिए असेट है और आपको वो पैसा बना के दे रहा है। जबकि अगर आपका घर है उसमें आप खुद रह रहे हैं तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको उसके अंदर पैसा खर्च करना पड़ेगा, पेंट करवाना पड़ेगा, कई चीज़ें टूट फूट होगी, तो उस तरीके से उसमें आपको खर्चा ही करना पड़ेगा। तो ये एक लाइबिलिटी है। तो आपको आई होप कि लाइबिलिटी और ये असेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब गवर्नमेंट क्या करने वाली है ये डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट, ये चीज़ के साथ में। तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन से गवर्नमेंट डीबीटी करेगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो कि गरीब और जो गरीब लोग हैं उनके हाथों में जाना जरूरी है। जैसे रूरल इकोनॉमी है उसको बूस्टअप मिलेगा, और जो कंज्यूमर डिमांड है वो बढ़ेगी, और अल्टीमेटली हमको इंडस्ट्री और बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट की प्लानिंग है जो हम डायरेक्ट मोनेटाइजेशन से कर सकते हैं। ये जो है काम करने का तरीका, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो प्राइमरी मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, मतलब डायरेक्ट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशन, एक होता है प्राइमरी मार्केट ऑपरेशन। प्राइमरी मार्केट ऑपरेशन के अंदर ये होगा कि गवर्नमेंट सीधा आरबीआई के साथ में डील करेगी और वहाँ से सीधा पैसा लेगी। और सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशन के अंदर होता है कि आरबीआई जो लिक्विडिटी बढ़ाता है मार्केट के अंदर, उसमें वो बैंकों को और जो दूसरे लोग हैं उनको चीज़ें, ये बॉन्ड्स बेचता है, और उसके बाद में बैंक बॉन्ड बेचते हैं लोगों को। तो यानी सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशन है वो आपको शेयर मार्केट के अंदर मेजर देखने को मिलेगा, डायरेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी डायरेक्ट देखने को मिलेगा, और सेकेंडरी में आपको डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेगी चीज़ें बैंकों में। शेयर मार्केट के अंदर आपको ये सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशन देखने को मिलेगा। तो हमारा जो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन है ये सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशन से अलग है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कौन से और दूसरे कंट्रीज़ हैं जो ऐसा कर रहे हैं।
तो ये यहाँ पे यूके का नाम सबसे पहले निकल के आ रहा है कि यूके की गवर्नमेंट ने 9 अप्रैल को ये डिसीजन लिया कि वो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन फैसिलिटी अवेल करवाएंगे। हालांकि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसके गवर्नर है वो रिलेक्टेंट थे थोड़े कि नहीं हमको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन एट द एंड उन्होंने एग्रीमेंट दिया अपना। तो इसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब यूके का एक आपको एक अच्छा सा चार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इन्होंने 1727 से लेके 2016 तक का जो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन है वो दिखाया है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको जो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन देखने को मिल रहा है इसके बीच में अलग अलग जगह पे अलग अलग हाईज और लोज देखने को मिलेंगे। अब जो आपको पहला हाई देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे मैं एक बार ब्रश से डॉट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं कि यहाँ इस वक्त लगभग लगभग ये 1857-53 के आसपास, 1850 के आसपास की बात है, जब इंडिया में रेलवेज आया था तो उसकी जो फंडिंग थी वो बैंक ऑफ इंग्लैंड से होती थी। और इस वजह से यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बोरोइंग्स और डायरेक्ट मोनेटाइजेशन गवर्नमेंट को देखने को मिलेगा, जो बाद में जाके ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता था। तो ये आपको एक यहाँ पे लॉजिक समझ में आया होगा इसका हाई का। और एक एक वक्त पे इनकी जो डायरेक्ट जो मोनेटाइजेशन था वो 250% था, यानी जितना आपका जीडीपी है उससे 250 गुना आपने ओवर फाइनेंसिंग कर रखी है। और ओवर फाइनेंसिंग का कुछ फ्लॉ भी है कि आपको शेयर मार्केट में और जो रियल मार्केट है उसके बीच में बिल्कुल भी कनेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और ये करंटली भी हुआ है कि यूएसए के अंदर आपको 350% तक ओवर फाइनेंसिंग देखने को मिलेगी। तो ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया ने पहले कभी ऐसा किया है? हाँ बिल्कुल, इंडिया ने पहले ऐसा किया है। और 1997 तक ये हमारी जो जनरल पॉलिसीज़ होती थी उसका पार्ट होती थी। लेकिन उस वक्त के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, और उनके साथ में ही जो हमारे सी रंगराजन गवर्नर थे, उन्होंने इस चीज़ को बंद कर दिया 1997 के बाद में, और इस पॉलिसी को बंद कर दिया डायरेक्ट मोनेटाइजेशन को। क्योंकि हमारा जो एलपीजी रिफॉर्म हम ला चुके थे 1991 के अंदर, और हमको डायरेक्ट मोनेटाइजेशन की ज़रूरत नहीं थी। हमारे पास मार्केट बोरोइंग्स थी, मार्केट बढ़ गया था, मार्केट का साइज़ बढ़ गया था, तो सरकार वहाँ से बोरोइंग कर सकती थी। तो इस वजह से 1997 के अंदर इस प्रैक्टिस को रोक दिया गया, हाल्ट पे ला दिया गया। अब यहाँ पे है कि अभी तक ये चीज़ें क्यों नहीं की गई है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या अभी तक गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है? तो गवर्नमेंट ने अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं करी है इस टाइप के आरबीआई को। क्यों नहीं करी है? इसका सीधा सिंपल सा रीज़न है कि ये एक हाईली कॉन्टेस्टेड इशू है, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी अगर ऐसा किया जाता है तो। क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, आपको एफआरबीएम जो आपका एक्ट है उसके अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो इसी वजह से गवर्नमेंट अभी तक तो अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली आपको डायरेक्ट मोनेटाइजेशन की तरफ जाना ही पड़ेगा, जिसको आप हेलीकॉप्टर मनी भी बोलते हैं। तो हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट है वो भी इसी टाइप का है, आपको समझ में आएगा। लेकिन क्वांटिटेटिव ईजिंग है वो सेकेंडरी ऑपरेशन का होता है। सेकेंडरी ऑपरेशंस हैं उसके अंदर क्वांटिटेटिव ईजिंग आएगा। आरबीआई पैसा बना के और बैंकों को देगा डायरेक्टली, जो डीबीटी वगैरह है उस टाइप की पॉलिसीज़ नहीं देखने को मिलेगी। तो आपको शायद बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से क्लियर हो रही होगी, और अगर नहीं हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए। मैं और भी कुछ नए एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ के साथ में कि आप अगर डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन है वो आपका कितना राइज करेगा ये आपको नहीं पता होगा, और बियॉन्ड कंट्रोल भी जा सकता है इन्फ्लेशन। और अगर ऐसा होता है तो फिर काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको कब डायरेक्ट मोनेटाइजेशन है वो रोक देना है। आप पैसा इनफ्लो करते रहेंगे, पैसा लोगों के हाथ में जाता रहेगा। अब सामान तो जो है या फिर जो सप्लाई है वो लिमिटेड रहेगी, लेकिन डिमांड अचानक से बढ़ जाएगी। तो उस वजह से प्राइस है जो गुड्स और सर्विसेज का वो बढ़ जाएगा और आपकी इन्फ्लेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, आप एक तो ऑलरेडी गवर्नमेंट डेट में होगी, और उस डेट के बाद में वहाँ पे इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी, तो उसे कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाता है। ये आपको देखने को मिलेगा जर्मनी के अंदर जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उससे पहले ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और इस वजह से वहाँ पे लोग जो है बड़े बड़े जो आप कहेंगे बैलगाड़ी टाइप के कार्ट जो होते हैं, उन कार्ट को भर भर के लेके जाते थे पैसा, और सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट खरीद के ला पाते थे। तो इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन उधर बढ़ गया था। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है। इसको लेके एक जो हमारे फॉर्मर गवर्नर रहे हैं जी सुब्बाराव, उन्होंने भी इसी टाइप की बातें कही है कि इन्फ्लेशन है वो बियॉन्ड कंट्रोल जा सकता है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है तो आपको एक्सेप्शनल डिसीजन लेना पड़ेगा और आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि इसके साथ जो एसोसिएटेड रिस्क हैं उनको कम किया जाए, और आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारे सामने जितना जो स्पेस है उसको ध्यान में रख के हम डिसीजन लें। क्योंकि आप देखेंगे कि जो न्यू दिल्ली यानी सरकार को बोल रहे हैं, सेंटर को बोल रही है कि सेंटर ने जो स्पेंडिंग करी थी 1991 के टाइम में और 2013 में, वो हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चुकी थी, और हमारा जो सिस्टम था वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को कोलैप्स करने वाला था। इस वजह से तो उस चीज़ को इन्होंने ध्यान में रखने की एक बात की है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थोड़ी सी मैं आपको वोकैबुलरी है वो बता देता हूँ। वैसे तो
आप वोकेबलरी के लिए बोलेंगे तो मैं अलग से एक सेशन कर लिया करूँगा शाम को, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे इम्पेरेटिव एक शब्द है जो शायद आपने ज़्यादातर नहीं सुना होगा। इस इम्पेरेटिव का मतलब होता है अनिवार्य, कोई भी चीज़ जो इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पॉलिटिकली ये जो एक्शन है ये इम्पेरेटिव है, आपको लेना ही पड़ेगा। आप पढ़ सकते हैं इस स्टेटमेंट में, आप समझेंगे तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे एक और शब्द है जो ब्रूशिंग है। ब्रूशिंग का मतलब होता है ये वाला, इसका मतलब है किसी चीज़ पे चोट करना। और यहाँ पे एक और टर्म है प्रोफ्लिगेसी। प्रोफ्लिगेसी का मतलब होता है एक्स्ट्रा वेजेंस होना, आप किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे करते हो। तो ये बोल रहे हैं कि 2013 में और 1991 में हमको ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी। तो उस प्रोफ्लिगेसी की वजह से जो चीज़ हुई थी उसको हमें ध्यान में रख के और फिर डिसीजंस लेने पड़ेंगे सारे के सारे। ऐसा एक्स फॉर्मर गवर्नर का कहना, हमारे जो फॉर्मर गवर्नर है। अब यहाँ पे बात होती है कि तो फिर हम कितना फिजिकल मोनेटाइजेशन जो है, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन है वो करें, तो कितना किया जाना चाहिए इस चीज़ को लेके एक एस्टिमेट्स हैं कि अभी जो हमारी मार्केट बोरिंग्स हैं, जो हमारी बोरिंग्स हैं उनका रेशियो है 70% का। तो 70% जब हम ऑलरेडी ले चुके हैं मार्केट से, तो आप जीडीपी का 80 से 90% तक जा सकते हैं। आपके पास स्कोप है 80 से 90% का अभी को देखते हुए। लेकिन जो भी आपको जाना है या फिर जो भी आपको डिसीजन लेना है कि डिसाइड करना है आपको, जो आपकी लिमिट है वो प्री डिसाइड करके चलना पड़ेगा आपको कि हमको इतना डायरेक्ट मोनेटाइजेशन चाहिए होगा और हम तब तक ही करेंगे। उससे ज़्यादा अगर जाते हैं हम तो हम इन्फ्लेशन को इन्वाइट कर रहे होंगे जो बियॉन्ड हमारे कंट्रोल होगी, और वो चीज़ हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो आप इसे थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए, और अप्रिशिएशन के लिए कुछ नहीं, आप सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को। सपोर्ट करने के लिए आपने क्या करना है मैं बता देता हूँ। सिंपली आपको लिंक कॉपी करना है इस वीडियो का, और उस लिंक को आप शेयर करेंगे उन सारे ग्रुप्स में जो स्टडी ग्रुप्स हैं, जहाँ पे आपको आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके कोई भी कजिन्स हैं जो पढ़ते हैं या फिर इस टाइप की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको आप शेयर करो। ये इन्फॉर्मेशन, मेरा जो मोटिव है वो यही है कि आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिले, क्लियर नॉलेज मिले, और आप चीज़ों को खुद से समझ पाए। कुछ न्यूज़ देख के, जब भी कोई न्यूज़ पॉपअप होती है तो आप खुद उसको देख के समझ जाएं कि हाँ ये इसका रीज़न ये हो सकता है और ये हो रहा है अभी, और इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो इकोनॉमी के जितने भी आपको न्यूज़ आने वाले हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो एक्सप्लेन पेज के ऊपर जो मेरा जोर है वो इसीलिए है कि एडिटोरियल में जितनी भी चीज़ें आती है वो आप हेडलाइन देख के भी समझ जाएंगे, मोटा मोटा देख के भी, अगर आपको एक्सप्लेन पेज आप अच्छे से समझ रहे हैं तो आप शेयर कीजिए। अपना कंट्रीब्यूशन आप चैनल पे इसी तरीके से दे सकते हैं कि आप हमें शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। हम बहुत इनिशियल लेवल पे हैं अभी, और आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी, और अगर नहीं होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए अब अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अगला आर्टिकल है वो भी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर पॉलिटी से रिलेटेड आपको क्लॉज देखने को मिलेंगे और आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। दूसरा आर्टिकल है उद्धव ठाकरे के नॉमिनेशन को लेके। तो उद्धव ठाकरे, जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र सरकार के सीएम हैं, उनको लेके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी अभी हो रखी है कि क्या वो सीएम बने रहेंगे या फिर उन्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा, क्या होने वाला है क्या नहीं होगा। इस चीज़ को लेके थोड़े से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो हम देखेंगे, पुराना क्या तरीका रहा है, क्या वो बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, क्या चांसेस है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। तो यहाँ के पहला फैक्ट देख लेते हैं हम थोड़ा सा, जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। डायरेक्ट फैक्ट्स भी कभी कभी पूछे जाते हैं तो आपको वो ध्यान रखना है। पहला तो गवर्नर है वहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, और दूसरा चीज़ कि ये अचानक से न्यूज़ पॉपअप क्यों हुई। तो इस न्यूज़ का सीधा सा सिंपल रीज़न था कि 9 अप्रैल को कैबिनेट ने रिकमेंड किया, जिसको हेड आपको देखने को मिलेगा अजीत पवार कर रहे थे, जो एनसीपी के नेता हैं, और ये हेड कर रहे थे इसको। वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट है, आपको देखना पड़ेगा महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का, तो तीनों ने मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बना रखा है। और कैबिनेट ने रिकमेंड किया कि उद्धव ठाकरे को लेजिस्लेचर जो काउंसिल है उसके थ्रू नॉमिनेशन दिया जाए। भगत सिंह कोठारी जो गवर्नर की नॉमिनेशन राइट्स होते हैं, जो 12 सीटें रिजर्व है वहाँ पे, उसके अंदर उसको नॉमिनेट किया जाए, और जो हमारे उद्धव ठाकरे जी हैं उनको नॉमिनेशन लेजिस्लेचर काउंसिल में दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन वहाँ पे हो नहीं पाएंगे अभी जो पैंडेमिक चल रहा है उस वजह से। और इसके क्या रीज़न है वो आगे आप ये जब पूरा आर्टिकल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहले जानते हैं प्रोविजंस क्या क्या है। अब उद्धव ठाकरे यहाँ पे इलेक्शन लड़के नहीं आए हैं अभी तक, वो सिलेक्ट नहीं हुए, या फिर आप देखेंगे कि डायरेक्ट इलेक्शन में जो महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए थे उनके अंदर उन्होंने कोई भी जीत हासिल नहीं करी है। तो इनका नॉमिनेशन हुआ है, नॉमिनेशन नहीं हुआ अभी, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुआ है। अब अपॉइंटमेंट में क्या होता है कि हमारा आर्टिकल 164 बोलता है कि कोई भी आदमी मिनिस्टर बन सकता है, आप, मैं, या फिर कोई भी आदमी मिनिस्टर बन सकता है 164 क्लॉज, आर्टिकल 164 क्लॉज 4 के अंडर में। लेकिन उसके साथ में एक और कंडीशन जुड़ी हुई है। वो कंडीशन क्या है कि वो मिनिस्टर मैक्सिमम 6 महीने तक रहेगा अगर वो सेलेक्ट होके नहीं आता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो यहाँ पे किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से या फिर आपको किसी भी हाउस का पार्ट होना पड़ेगा। अगर आपके स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बन सकते हैं आप, या फिर लेजिस्लेटिव जो हाउस है उसका आप पार्ट बनेंगे।
विधानसभा या विधान परिषद जो भी है आपके राज्य में, आपको किसी एक का पार्ट होना जरूरी है। ये यहाँ पे एक साथ में जो कंडीशन है वो 6 महीने के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। तो उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने 28 नवंबर को अब ओथ ली थी अपनी, तो 28 नवंबर के बाद में मई 27 को उनको 6 महीने हो रहे हैं, और 6 महीने के बाद में भी अगर वो अभी तक इलेक्ट नहीं हो पाए हैं तो ये उनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और इसी वजह से ये मीटिंग की गई और रिकमेंडेशन किया गया। अब यहाँ पे आपको एक केस देखने को मिलेगा SR चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, जिसके अंदर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा था कि जो ये नॉमिनेशन है ये लगातार नहीं हो सकता। आप ये भी कहेंगे कि उद्धव ठाकरे उतर जाएं अपनी सीट से और फिर से इस तरीके से अपॉइंट हो जाएं, तो इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनडेमोक्रेटिक बताया था, इन्होंने इम्प्रॉपर बताया था, और बोला था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को आप गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, ये सबवर्ट करना है, यानी किसी चीज़ का महत्व कम करना, ये वैसी बात है। ऐसा SR चौधरी वर्सेज आपको स्टेट ऑफ पंजाब केस के अंदर देखने को मिलेगा। ये आप अगर कोट करते हैं कभी भी एग्जाम में इस टाइप के केसेस को, तो आपको आंसर राइटिंग में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इस वजह से मैंने आपको ये हाईलाइट करके बताया कि SR चौधरी वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगली बात आती है नॉमिनेशन रूट क्या है। नॉमिनेशन रूट आपको वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ पे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में पूरे इंडिया में आपको हर स्टेट के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ 6 स्टेट्स के अंदर ये है, और 6 स्टेट्स के अंदर आपको कहाँ कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, उसके अलावा महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, यूपी में देखने को मिलेगा, बिहार में देखने को मिलेगा, और कर्नाटका में देखने को मिलेगा। और रिसेंटली जो सबसे रिसेंट अबॉलिशमेंट हुआ है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, और सबसे नई जो लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म हुई है वो तेलंगाना में हुई है। अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने भी अनाउंस किया था, प्रोविजंस लाए थे अपने कि हम भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करेंगे, और बेसिकली इसे बनाना या फिर जो ख़त्म करने का राइट होता है वो विधानसभा के पास में होता है। लेजिस्लेटिव हाउस जो होता है हमारा, उसके पास में ये राइट होते हैं, और आर्टिकल 169 के अंदर में ये रिक्वेस्ट करते हैं सेंटर से बनाने के लिए और एबॉलिश करने के लिए। तो ये सारी जो किसकी डिस्क्रिप्शन पे होता है, ये विधानसभा की मर्जी के ऊपर होता है कि आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल रखना है या नहीं रखना है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, और इससे रिलेटेड पॉलिटी के अंदर क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस बनते हैं, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू है, और इसके अंदर जो स्टेट और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का रिलेशन है वो आपको समझ में आएगा। उसके बाद हमारा जो कंसर्न था कि नॉमिनेशन रूट क्या है। नॉमिनेशन रूट जब हम देखेंगे तो हमारे PM तक अब तक ऐसे नॉमिनेशन वाले तरीके से आ रखे हैं। आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो काउंटर पार्ट देखने को मिलेगा राज्यसभा का। जैसे हमारे सेंटर में राज्यसभा और लोकसभा होती है, 2 हाउस होते हैं, उसी तरीके से स्टेट में भी यूनिलेटरल हो सकता है और बाइलेटरल हो सकता है, यानी 2 हाउस हो सकते हैं, 1 हो सकता है। लेकिन सब स्टेट में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि वहाँ पे दोनों हाउस हैं। तो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के अंदर 2 हाउस देखने को मिलेंगे। काउंटर पार्ट तो है, लेकिन इसके पास सेम पावर्स नहीं होती है, वो आप आगे थोड़ा सा देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे आपको ये चीज़ बताई मैंने कि इससे अबॉलिश किया जा सकता है, और जो विधानसभा है वो अपनी रिक्वेस्ट करके इसे अबॉलिश करा सकती है, लेकिन लोकसभा ऐसा नहीं कर सकती। राज्यसभा के साथ में आप रिक्वेस्ट करके प्रेसिडेंट से उससे अबॉलिश नहीं करवा सकते। जो अपर हाउस है हमारा राज्यसभा, उसे आप अबॉलिश नहीं करवा सकते। तो आपको ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे कि जो एच डी देवेगौड़ा है वो 1996 के अंदर PM अपॉइंट हुए थे, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे, लेकिन जब वो अपॉइंट हो गए जून 1996 के अंदर, उसके बाद में उनकी जो उनको जीत के आना था किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो आए बाद में लेटर ऑन। और ऐसे ही केस आपको सुशील कुमार शिंदे और पृथ्वीराज चौहान के केस में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में CM के सीट के ऊपर। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये लोग बाद में अपना जो इलेक्शन है वो जीत चुके थे, तो इनके साथ में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, ये बाद में जो हाउस है उसका पार्ट बन चुके थे। तो अभी तक हमारे उद्धव ठाकरे जी की बात करें तो वो अभी तक अपॉइंट नहीं हो पाए हैं, वो अभी तक जीत नहीं पाए हैं। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये चीज़ हमको पहले समझनी पड़ेगी। तो बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉमन है कि मिनिस्टर्स को नॉमिनेट किया जाए। जो नॉमिनेशन वाले जो इतने भी मेंबर्स होते हैं उनको सिर्फ वो मेंबर होते हैं, वो वोटिंग राइट्स होते हैं उनको, लेकिन मिनिस्टर्स की पोस्ट उनको यूजुअली नहीं दी जाती है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और बेसिकली कई बार आप देखेंगे कि वैसे एक्सेप्शनल है, लेकिन कई बार देख लेंगे आप ये चीज़। तो 1952 के अंदर C राजगोपालाचारी जो मद्रास से आते हैं वो CM बने थे। आपको पहला केस देखने को मिलेगा इंडिपेंडेंट इंडिया में कि 1952 में ये चीज़ हो चुकी है। ये बहुत अनकॉमन है, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते कि एक बंदा नॉमिनेट होकर आया और किस तरीके से आपने इसको सीधा का सीधा CM बना दिया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। आर्टिकल 171 जो है उसका क्लॉज 5 है, वो गवर्नर को अलाउ करता है कि वो नॉमिनेट कर सकता है अपनी तरफ से मेंबर्स को,
और जो वो आपको विधानसभा में भी नॉमिनेट कर सकता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी नॉमिनेट कर सकता है। ये दोनों जगह पे उनको नॉमिनेशन की कुछ मिलते हैं कि हाँ भाई आप इतने मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हो, फिक्स पर्सन होते हैं, फिक्स सीट्स होती है, हर स्टेट में अलग अलग होगी। आपको ध्यान रखनी है मेनली वो आपको राज्यसभा की और लोकसभा की ध्यान रखनी है। राज्यसभा में आपने रिसेंट अपॉइंटमेंट नॉमिनेशन के थ्रू देखी होगी, हमारे जो फॉर्मर सीजेआई थे जो रंजन गोगोई, उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन आपको रिसेंट अपॉइंटमेंट उनकी देखने को मिली। राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स हैं जिन्हें नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, और लोकसभा के अंदर 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। तो ये बेसिकली फैक्ट है जो सेंटर का आपको याद रखना है। स्टेट का आप अगर स्टेट पीसीएस के अंदर अपियर हो रहे हैं तो आपने याद रखना है अलग से। लेकिन महाराष्ट्र का आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में 12 मेंबर्स हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है कि नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विसेज। तो ये चीज़ बोली गई कि इन चीज़ के अंदर अगर आपको एक्सपर्टीज़ हैं तो आपको नॉमिनेट कर सकते हैं गवर्नर। अब यहाँ पे इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा डाउट करेंगे कि क्या जो रंजन गोगोई करते थे वो तो इनमें से किसी क्राइटेरिया के अंदर फॉल नहीं करता। तो बेसिकली इसको लेके कुछ भी ऐसा सर्टेन नहीं है, कुछ भी डिस्क्रीट नहीं है। तो आप मान लेते हैं कि जैसे जो जुडिशियल सर्विसेज हैं उनको आप सोशल सर्विस के अंदर कंसीडर कर सकते हैं, हर चीज़ आपकी सोशल सर्विस के अंदर कंसीडर हो सकती है। तो इसमें कोई इतना ज़्यादा ये काफ़ी वो कंटेस्टेड इशू है, इसको लेके काफ़ी डिबेट चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि उद्धव ठाकरे हैं, उनको एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर प्रोजेक्ट किया गया कि वो एक बहुत अच्छे जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और इस वजह से उनको अपॉइंट करना चाहिए। और इस चीज़ को उन्होंने आर्ट के अंदर आप बता सकते हैं कि ये उनका आर्ट है, तो इसके थ्रू आप अपॉइंट कर सकते हैं। आपको एक केस देखने को मिलेगा जो है हर्षरमन वर्मा वर्सेस चंद्रभान गुप्ता एंड अदर्स। तो ये 1961 के अंदर एक केस है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जो पॉलिटिक्स है वो भी एक सोशल सर्विस है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट था ये, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट था कि पॉलिटिक्स है उसे भी सोशल सर्विस के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो पॉलिटिक्स को सोशल सर्विस कंसीडर करके भी आप लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं। पॉलिटिक्स अलग से मेंशन नहीं है उस जो हमारा आर्टिकल है उसके अंदर, लेकिन उसके थ्रू भी अपॉइंटमेंट हो सकती है। अब यहाँ पे रोल ऑफ गवर्नर क्या है वो हमको समझना पड़ेगा। फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर 2 सीटें खाली है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब एक दिक्कत है कि डायरेक्टली आप अपॉइंट तो कर सकते हैं, लेकिन एक क्लॉज है, सेक्शन है जो सेक्शन 151A है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का। ये बोलता है कि अगर किसी भी सीटों पे जो वैकेंट टर्म है, जो एक्सपायर होने का उन सीटों का, वो 1 साल से कम है तो आप उनका इलेक्शन नहीं करवाएंगे, उनमें जो भी है आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी 6 जून को ये इन सीटों को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि 6 जून को इनकी जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर होने वाली है, तो अभी 1 साल से कम बचा है, लगभग 2 ही महीने बचे हैं, तो आप ऐसे में अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो क्लॉज है वो क्लियरली इलेक्शन के बारे में बोलता है, नॉमिनेशन के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। इस वजह से आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, तो ये वाला क्लॉज उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा नहीं। उसके बाद में गवर्नर बोल सकते हैं कि ये चीज़ है जो आपने जो भी बोला है कि मैं अपॉइंट करूँ आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसके लिए मैं ऑब्लाइज नहीं हूँ, मेरे ऊपर कोई ऐसा आपका ये नहीं है कि मैं ऑब्लिगेशन होता है, मतलब कि बाउंडेशन होती है आपके ऊपर कि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है मेरे ऊपर, मैं आपको फॉलो करूँ और आपकी सीएम सीट को बचाने के लिए मैं ऐसा क्यों करूँ, ये गवर्नर बोल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पेंडेमिक चल रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हैं, तो मेरे हिसाब से आप इस टाइप की सिचुएशन तो नहीं देखेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र वन ऑफ दी वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट है और जल्दी इनका अपॉइंटमेंट मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं होता है तो हम उन चीज़ों को डिस्कस करें, क्योंकि यूपीएससी आपको डायरेक्ट सीएम का नाम लेके या महाराष्ट्र का नाम लेके नहीं पूछेगा चीज़ें, आपको आर्टिकल्स को लेके पूछे जाएंगे, ये केसेस हैं ये पूछे जा सकते हैं, ये आप मेंशन कर सकते हैं। बेसिकली केसेस एमसीक्यूज में तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो क्लॉज हैं इनके साथ में जुड़े हुए वो आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है। और पीसीएस में भी ये चीज़ें आती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है डिस्क्रिशन का। तो गवर्नर, डिस्क्रिशन का मतलब होता है स्वयं विवेक, यानी आपकी खुद की जो सोचने की क्षमता, आप खुद सोच सकते हैं, खुद कुछ कर सकते हैं, उसका क्या रोल है। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिशन पावर है वो कितनी है, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे हम गवर्नर की, कि गवर्नर ये कहे कि मुझे नहीं लगता या फिर मैं करूँ नहीं करूँ वो मेरी इच्छा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो कलकत्ता हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट है बीमन चंद्र बोस वर्सेस एचसी मुखर्जी 1952 केस में, उसके अंदर उन्होंने 9 लोगों की अपॉइंटमेंट है उसे रिजेक्ट किया था, जिसके अंदर गवर्नर ने अपॉइंटमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि जितने भी अपॉइंटमेंट्स होगी लेजिस्लेटिव हाउस काउंसिल के अंदर, उसके अंदर आपको एड एंड एडवाइस लेनी पड़ेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बिना आप लोगों को अपॉइंट नहीं करेंगे, ऐसा कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला था।
तो यहाँ पे भी कलकत्ता हाई कोर्ट के जो वर्डिक्ट है उसको आप यूज़ कर सकते हैं कि पुराने भी कई केसेस हैं जिसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनकी जो रिकमेंडेशन है उनको मानना ऑब्लिगेटरी है। अब यहाँ पे आर्टिकल 163 आता है जिसका क्लॉज 1 कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें लिखी हुई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, जो जिसकी मीटिंग अभी आपने देखने को मिली थी 9 अप्रैल को, जिसके साथ हमने शुरुआत करी थी, तो उसकी रिकमेंडेशन है वो ऑब्लिगेटरी है। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, वो ऑब्लिगेटरी है गवर्नर के ऊपर, ठीक है। अब गवर्नर के ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो रिकमेंडेशन है वो ऑब्लिगेटरी है, एक्सेप्ट जो ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज को ठीक तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा है, वहाँ के अलावा वो अपना डिस्क्रिप्शन पावर नहीं यूज़ कर सकते, उनको रिकमेंडेशन माननी पड़ेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब गवर्नर बोल सकते हैं कि जो 162 है वो बोलता है कि हमें एग्जीक्यूटिव जितने भी मैटर्स हैं उनके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन माननी है, जबकि जो नॉमिनेशन है, यहाँ पे नॉमिनेशन होगा बेसिकली आपको देखना है कि काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, और उद्धव ठाकरे का नॉमिनेशन है उसके लिए मैं ऑब्लाइज नहीं हूँ क्योंकि आपके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होंगे वो सारे के सारे फॉलो किए जाएंगे, लेकिन नॉमिनेशन कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है, ये काउंटर गवर्नर दे सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जैसे मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये होगा कि 163 जो आर्टिकल है हमारा, उसका क्लॉज 1 के अंडर में आप हमारी रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करने के लिए ऑब्लाइज हैं, ऐसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलेगी। और 162 है उसको, उसके थ्रू गवर्नर भी आर्ग्यू कर सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है, बहुत कम चांसेस है मुझे लगता है, लेकिन हो सकता है कि देखिए पॉलिटिक्स से कुछ भी हो सकता है। आपने वहाँ पे देखा था कि 24 घंटे से कम में वहाँ पे सरकार बन गई और अचानक से कितना ड्रामा, पॉलिटिकल ड्रामा कभी भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप एकदम ये नहीं कर सकते कि आप इसको बिल्कुल ही आउटसाइड बता दें कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ऐसा कोई चांस नहीं है, हो भी सकती है चीज़ें, कुछ भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए, आपको ये समझना है कि 162 है वो ये बोलता है कि एग्जीक्यूटिव जो है ऑर्डर्स, वो आपको रिकमेंडेशन सारी की सारी माननी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आपको देखने को मिलेगा 169 जो आर्टिकल है उसके अंदर बताया गया है कि जो पार्लियामेंट होती है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाती है और ख़त्म करती है, लेकिन जो इसके अंदर स्टेट असेंबली है उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर ये काम किया जाता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो किसके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे काम कर रही है या फिर किसके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे बनी या बिगड़ी है, तो वो आपको देखने को मिलेगी स्टेट असेंबली के ऑर्डर्स पे। तो यहाँ पे इस तरीके से भी एक आर्ग्यूमेंट पेश किया जा सकता है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से कि हम लोगों ने जो रिकमेंडेशन दी, हम लोगों के ऑर्डर्स पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है, तो ये हमारे एग्जीक्यूटिव जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है और आपको इन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा। उसके बाद में आगे चलेंगे हम, और आगे चल के देखेंगे कि कौन से केसेस हैं जहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ की जा सकती है। तो डिस्क्रिशनरी पावर आपको वैसे तो प्रैक्टिस है कि सीएम जब अपॉइंट करते हैं तो मर्जी से ही किया जाता है, लेकिन उसके अंदर कन्वेंशन है कि जो बंदा सबसे ज़्यादा सीटें लेके आएगा उसी को आप सबसे पहले इनवाइट करते हो सीएम पोस्ट के लिए। अगर वो मना कर देता है तो आप दूसरे बंदे के पास जाते हो या दूसरी जो सेकंड पार्टी है उनके पास में जाओगे। अब यहाँ पे जो पार्डनिंग पावर है गवर्नर की, वो डिस्क्रिशनरी पावर में नहीं आता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रेसिडेंट का जो पावर है वो यहाँ पे डिस्क्रिशनरी होता है इस मामले में, कि जो पार्डन कर सकता है आपको, मान लीजिए कि डेथ मिलती है, आपको सज़ा मिल जाती है, कि आप कन्विक्शन होता है आपका, तो आपको प्रेसिडेंट जरूर माफ़ कर सकते हैं लेकिन गवर्नर उसको माफ़ नहीं कर सकते आपकी फांसी को। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और गवर्नर जो भी पार्डनिंग पावर्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे यूज़ करते हैं, तो वो डिस्क्रिशनरी पावर में नहीं आता है। लेकिन कहाँ कहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर होती है वो आपको मिलेगी आर्टिकल 239 के अंदर, जो हमारे यूटीज़ वगैरह हैं, यूनियन टेरिटरीज़, वहाँ पे आपको मिलेगी डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा। इसी वजह से दिल्ली और जो नजीब जंग है दिल्ली के एलजी, उनके बीच में, दिल्ली गवर्नमेंट और उनके बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी हमको देखने को मिलती है रेगुलर, और आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि 239 है आर्टिकल, उसकी वजह से ऐसा होता है। 371 है जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं कुछ स्टेट्स को लेके, जहाँ वो 370 की तरह ही होता है लेकिन बेसिकली 370 से काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे भी अलग टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, वहाँ पे बेसिकली जो एलजी और ये गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह होते हैं वो रूल करेंगे। ये महाराष्ट्र के और गुजरात के कुछ हिस्सों में। उसके अलावा 371A है जो नागालैंड में देखने को मिलेगा, 371H है जो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। वहाँ पे अफ्स्पा वगैरह भी आपको प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा। हमें सिर्फ कश्मीर के बारे में सुनने में आता है कि अफ्स्पा वहाँ पे लागू हो रखा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा है। उसके अलावा जो 6th शेड्यूल है उसके अंदर प्रोविजंस हैं कुछ ट्राइबल एरियाज़ को लेके। यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उसके अंदर वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एमएमटीए जो स्टेट्स हैं उनके ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनको रेगुलेशन को लेके भी डिस्क्रिशनरी पावर होती है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के पास में। और उसके आगे जब हम देखेंगे तो एक चीज़ हमको समझ लेनी है कि जो गवर्नर होता है वो कोई सेंटर का
एम्प्लॉय या एजेंट नहीं है, ठीक है। वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, और यहाँ पे जो वो काम करेगा वो स्टेट के लिए अकाउंटेबल होगा बजाय कि सेंटर के लिए अकाउंटेबल होने के। तो ये एक इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है यहाँ पे, ऐसा ऑथर ने बताया। और इसके लिए भी इन्होंने एक केस बताया है कि हरगोविंद पंत वर्सेस डॉक्टर ऑफ रघुपाल तिलक 1979 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि गवर्नर है वो कोई एम्प्लॉय या फिर एजेंट नहीं होता सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आपको उस तरीके से नहीं ट्रीट करना है उसे। तो मेरे हिसाब से मुझे जितना जो बताना था इस आर्टिकल के अंदर मैंने बता दिया है। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, जो अलग से चीज़ें थी, वो भी मैंने बता दिया। आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और अगर नहीं हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो आज के थोड़े एडिटोरियल वो आर्टिकल्स हैं वो अच्छे हैं मेरे हिसाब से, क्वालिटी आर्टिकल्स हैं, आपको थोड़ा टाइम देकर समझना चाहिए इन्हें। और इनके बाद में आपको जो दूसरी न्यूज़ है वो फटाफट समझ में आ जाएगी अगर आपने इन डेप्थ में इनको समझा है तो एक नई कंट्रोवर्सी हमारे सामने इमर्ज कर रही है कि आपने ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी, जब म्यूचुअल फंड का आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो लास्ट में एक छोटी सी लाइन जो स्पीड से बोली जाती है। कभी भी आप एडवर्टाइजमेंट अगर देखें या फिर नहीं देखें तो यूट्यूब पे सर्च करके देखना, आपको लास्ट में एक छोटी सी लाइन स्पीड से बोलते हुए एक लड़की या लड़का मिलेगा, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब ये चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी वो अभी देखने को मिलेगी। आप पिछले सालों से ये एडवर्टाइजमेंट देख रहे थे, लेकिन जो मार्केट रिस्क है उसको आप अभी के टाइम में समझेंगे, अभी के टाइम में आपको अच्छे से समझ में आएगा। इंडिया की एक इंडिया में फर्म है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड, इंडिया का 9th लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड फर्म है, 9th लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है, जो अपना 25% असेट है उसको वाइंड अप करने की बात करिए। वाइंडिंग अप मतलब बेच देने की बात करिए। जो 6 इनकी स्कीम्स हैं उसके अंदर ये ऐसा करने की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स में अचानक से पैनिक आ गया है, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो पूरी की पूरी एक अलग सी सिचुएशन में पहुंच गई है। लोग उनको डाउट से देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो कि इस डिसीजन का मतलब क्या है हमको ये देखना पड़ेगा। हालांकि जो फर्म है उसने ये बोला है कि हम इनको सेल करना चाह रहे हैं क्योंकि कोविड-19 ने हिट किया है, और जो रिडम्पशन हो रहे हैं उनकी वजह से हमको पेमेंट करनी है, तो हम कोविड-19 की वजह से ये चीज़ें कर रहे हैं। तो इसके बाद में इसके अंदर क्या क्या जो चीज़ें हैं वो हम देखते हैं एक बार। अब वाइंडिंग अप का मतलब इन्वेस्टर्स के लिए क्या होगा। वाइंडिंग अप में क्या होगा कि जो ये फर्म है ये अपनी असेट्स को या फिर जो अपने पेपर्स इन्होंने ले रखे हैं उनको सेल करने की कोशिश करेगी, और लिक्विडेशन करना बोलते हैं बेसिकली, लिक्विडिटी यानी आप पैसे में कन्वर्ट करना उस चीज़ को। तो लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, और उसके बाद में वो अपना जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न पे करेगी। ये आपको इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन क्या यहाँ पे इतना आसान होगा इन चीज़ों को बेचना, और इमीडिएट जो एग्जिट है वो मिल जाएगा इन्वेस्टर्स को? क्या फटाफट से उनको अपने पैसे मिल जाएंगे? तो ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि जिन ये 6 स्कीम में अपना लिक्विडेशन करने की बात कर रहे हैं वो लो रेटेड असेट्स हैं। लो रेटेड असेट्स क्या होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लो रेटेड, जिनकी रेटिंग कम होगी वो लो रेटेड असेट्स होगी। इस वजह से इनका इमीडिएट यहाँ से इन्वेस्टर्स को मुक्ति मिल जाए इस चीज़ से, या छूट मिल जाए, वो आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आपको ये चीज़ भी थोड़ी सी देख लेनी है। अब आगे इस चीज़ को भी डाउट किया गया है कि जो इनकम्पिटेंसी है फर्म की, कि आपने देखना है कि बाकी जितनी फर्म है वो अच्छे से परफॉर्म कर रही है, वो लिक्विडिटी नहीं कर रही है इन चीज़ों में, और अचानक से जो फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड उसने क्यों ऐसा डिसीजन लिया, और उसने क्यों इन्वेस्टर्स का पैसा है वो लो रेटेड असेट्स में बहुत ज़्यादा लगाया कि उनको अब असेट्स बेचनी पड़ रही है, और जो उनका रिटर्न है वो बहुत कम आने वाला है। क्योंकि अगर आप देखिए कि ये फर्म ज़्यादा कोशिश करती है लिक्विडेट करने की, या तो इजीली आप बेचने की कोशिश करोगे, आप चाहोगे कि आपका जो सामान है वो जो उसकी रेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस पर बिक जाए, लेकिन जब नहीं बिकता लंबे टाइम तक तो आप सोचते हो कि प्राइस को थोड़ा सा कम किया जाए, और कम करते हो तो कई बार आपको नुकसान में भी बेचना पड़ता है लंबे टाइम तक जब कोई नहीं खरीदता है। तो ये चीज़ आपको इन्वेस्टर्स के लिए देखने को मिलती है। ये आपको इस डील के इस न्यूज़ के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद में इसका इफेक्ट दूसरों पे क्या होने वाला है, तो बेसिकली जो दूसरी स्कीम्स हैं फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड्स की, उसके ऊपर इन्होंने बोला है कि कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन जब आप ऐसे डिसीजंस लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इम्पैक्ट है वो तो होगा ही, क्योंकि इन्होंने ये बोला है कि हमारे जो दूसरी स्कीम्स हैं उनके अंदर जो हाई यील्ड वाली रेटिंग नहीं है उतनी ज़्यादा, कि आपने रिस्क बहुत ज़्यादा हो, रेटिंग अच्छी है उनके अंदर, और उनके अंदर रिस्क एवर्जन उनको करना नहीं पड़ रहा है, उतना ज़्यादा रिस्क उससे रिलेटेड है नहीं। इस वजह से इन्होंने ये बोला कि जो 6 स्कीमें हैं इन्हीं के अंदर रिस्क ज़्यादा है और इन्हीं के अंदर हम बेच रहे हैं अभी। लेकिन आपको इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर आपको कल एक भूचाल सा देखने को मिल रहा है कि अचानक से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लोग डाउट से देख रहे हैं, और कई जो दूसरी फर्म्स हैं उनके सीईओज हैं, चेयरमैन हैं, वो आगे आ रहे हैं और वो आके बोल रहे हैं, अपील कर रहे हैं लोगों से कि ये एक आइसोलेटेड केस है, जो आपको इकोनॉमिक सेक्शन के अंदर देखने को मिलेगा। इकोनॉमी पेज डिस्कस करेंगे तो इसीलिए मैं आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ ताकि उसको आप बेसिकली आसानी से समझ सकें। तो न्यूज़ आप समझ जाएंगे अगर आपको पीछे का कॉन्सेप्ट पता है। तो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए। न्यूज़ वगैरह तो ठीक है आती रहेगी जाती रहेगी, उसके बारे में आपको कुछ जो मेन फैक्ट है वही ध्यान रखना होता है।
अब मैंने बताया कि आपको दूसरी जो इनकी स्कीम है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड की। उसके बाद में अगली बात आती है कि ये क्रेडिट रिस्क फंड होते क्या हैं। क्रेडिट रिस्क फंड वो डेब्ट फंड होते हैं जिसके अंदर ये कंपनियां होती है, ये 65% तक, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, 65% तक डबल ए रेटेड जो कंपनीज हैं उनसे कम में इन्वेस्ट करती है। ऐसे पोर्टफोलियो जहाँ पे आपने मान लीजिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उसके बाद में जो कंपनी है, जो आपका मैनेजर है, यानी जो ये मैनेजर होता है एक्चुअली में फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड तो आपने खरीदा है, ये तो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं। तो ये लोग अलोकेट करते हैं कि हमको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना। आप तो डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो यही लोग डिसाइड करते हैं। और ये लोग डिसाइड करके 65% तक जो जो ये इन्वेस्टमेंट होती है ये इन फर्म्स में करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बेसिकली चीज़ देखने को मिलेगी कि क्रेडिट रिस्क फंड के अंदर ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट होगी वो लो रेटेड पेपर्स में होगी, लो रेटेड कंपनीज़ में होगी, क्योंकि वहाँ से आपको रिटर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो स्टेबल होगी, जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कंपनी होगी, जिनकी बैलेंस शीट्स अच्छी हैं, जिनके अकाउंट्स अच्छे हैं, वो लोग उतना अच्छा रिटर्न पे नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सर्टेन आपको पता है कि बेनिफिट होने ही होने वाला है। लेकिन जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पे उतना ज़्यादा फायदा होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्रेडिट रिस्क फंड के साथ में एसोसिएट करना है, और वो आपने समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ अगर समझ में आई है तो ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं आई है तो फिर आप बता देना, मैं इसके ऊपर एक अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा म्यूचुअल फंड के ऊपर, और जो ये कंट्रोवर्सी अभी की उसको लेके। तो आपने ये समझ में आना चाहिए बेसिकली कि ये हाई यील्ड यानी हाई रिटर्न देने वाले फंड होते हैं, जो आपको हाई रिटर्न तो देंगे लेकिन लो रेटेड होंगे, और हाई रिस्क भी होगा इसके साथ में एसोसिएटेड। तो बिजनेस के अंदर भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा फायदा। तो ये बेसिकली यहाँ पे चीज़ है। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने आएगा कि ये रिस्की क्यों होते हैं इतने ज़्यादा। तो इतना रिस्की अभी बन गया है, पहले उतना ज़्यादा नहीं था। लोग इसको लेकर डिस्कस भी नहीं करते थे कि म्यूचुअल फंड में क्या दिक्कत आ रही है या फिर क्यों हो रहा है, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं था। लेकिन अचानक से जब ये फ्रैंकलिन का डिसीजन आया, उसके बाद से काफ़ी कंट्रोवर्सी और न्यूज़ आई है, इसको लेकर काफ़ी एनालिसिस भी देखने को मिलेगा। तो जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा इकोनॉमी का वो स्टेबल होगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तब तक आप लो रेटेड पेपर में इन्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ से भी आपको अच्छी न्यूज़ आने के चांसेस मिल जाएंगे, और उसमें कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रही। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि कोविड-19 ने हिट कर दिया, और उससे पहले भी हमारी इकोनॉमी है वो बहुत अच्छा नहीं कर रही थी। तो उस टाइम पे जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपका अच्छा नहीं है ना, तो जो लो रेटिंग कंपनी है उनको लोन मिले, ये आपको नहीं देखने को मिलेगा ऐसा। क्योंकि बैंकिंग जो मैंने आपको पुराने कॉन्सेप्ट समझाए हैं अभी आपको, उसके अंदर भी मैंने बताया कि बैंक्स बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट है छोटी फर्म्स या फिर जो ऐसी फर्म्स है जिनके अंदर रिस्क ज़्यादा है उनको पैसा देने में। तो सिर्फ बैंक ही नहीं, NBFCs, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या और भी जहाँ से पैसा आ सकता है, वो लोग उन फर्म्स को पैसा नहीं देंगे जो लो रिस्क, जिनमें रिस्क ज़्यादा हाई है और जिनकी रेटिंग बहुत कम है, उनको पैसा मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस वजह से इनके अंदर रिस्क अभी ऐसे माहौल में ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, स्टेबिलिटी है, तो फिर आपने देखने को मिलेगा कि इनको ईजिली फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं, और ये यील्ड करके अच्छा रिटर्न भी दे देते हैं आपको। तो अभी के टाइम पे ये रिस्क ज़्यादा है इनके अंदर, लेकिन जब मार्केट स्टेबल होगा तो फिर इनके अंदर रिस्क कम हो जाएगा। आपको एक कॉन्सेप्ट है वो और मैंने समझाया था सबसे पहले अपने आर्टिकल के अंदर, कि जब मार्केट है वो इनस्टेबल होगा तो जो सेफ हेवन माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए वो गोल्ड माना जाता है। और जब आपको मार्केट स्टेबल होगा तब तो गोल्ड है, उसके अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं करता, और जब इनस्टेबिलिटी होगी तब आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। इसी वजह से आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में गोल्ड के प्राइस हैं वो अभी बढ़ेंगे, और बढ़ भी रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से। तो ये चीज़ आपको कनेक्ट करनी है। जब इनस्टेबिलिटी होगी मार्केट के अंदर, लोग वहाँ से पैसा निकालेंगे और सेफ जगह पे डालेंगे, तो यानी गोल्ड के अंदर डालेंगे। और जब स्टेबिलिटी होगी मार्केट के अंदर, तो वहाँ से गोल्ड में, क्योंकि वहाँ पे उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही होगी, तो वहाँ से पैसा निकालेंगे और वापस से इन्वेस्ट मार्केट के अंदर डालेंगे, तो तब उस गोल्ड के प्राइस में वो श्रिंक करेंगे। तो ये आपको एक जो बेसिक कनेक्शन है, वो एक जो लिंक है वो समझना है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे अगला है कि रोल क्या होता है फंड मैनेजर का। तो फंड मैनेजर जो मैंने बताया, फंड मैनेजर कौन है यहाँ पे, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड का रोल क्या होगा कि इन्होंने 65% तक इन्वेस्टमेंट करने का जो होता है, एक रूल होता है कि आप 65% तक डबल ए कंपनीज़ में या उससे कम में रेटेड कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो लो रेटेड कंपनी है उसके अंदर। लेकिन बेसिक एक कॉन्सेप्ट है कि आप जो अपना फंडिंग है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो डाइवर्स रखोगे, आप अलग अलग कंपनीज़ में इन्वेस्ट करोगे, जिससे क्या होगा कि जो आपका रिस्क है वो कम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने 10 लो रेटेड कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड मैनेजर ने, आपने तो एक ही म्यूचुअल फंड खरीदा है इनका, फ्रैंकलिन का। उसके बाद में फ्रैंकलिन आगे 10 में इन्वेस्ट करता है, लेकिन 10 छोटे छोटे हैं, अलग अलग हैं, और जिसमें से आपको मान लीजिए अगर 7 भी यील्ड दे देते हैं अच्छा, और 3 में आपने लॉस भी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये आपका पीछे पीछे का कॉन्सेप्ट होता है डाइवर्सिफिकेशन का, कि फंड का डाइवर्सिफिकेशन क्यों करना जरूरी है। तो एक तो ये चीज़ जरूरी होती है, और दूसरा ये चीज़ जरूरी होता है कि फंड मैनेजर ये ध्यान रखे कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, वो गिने चुने लोगों से ना आए। वो उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लोगों से आएगी तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर गिने चुने लोगों से इन्वेस्टमेंट आने वाली है, मान लीजिए कि एक फंड मैनेजर है कोई भी कंपनी, उसके पास में 10 लोगों से इन्वेस्टमेंट आ रही है, उनमें से सर्टेन टाइम पे 5 या 6 लोग आगे बोल देते हैं कि हमको इन्वेस्ट नहीं करना है, हमने पैसे लेने हैं, अपना रिडीम्शन करवाना है, तो फिर फर्म तो डूब जाएगी, उसको अपने असेट बेचने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास में कोई बैकअप होता नहीं है बैंक की तरह कि भाई कासा होगा, इनके पास सेविंग अकाउंट का पैसा होगा, करंट अकाउंट का पैसा होगा, एफडी वगैरह का टर्म डिपॉजिट आएंगे, तो इस टाइप की चीज़ें तो होती नहीं है इनके पास में। इनके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो सीधा का सीधा डायरेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप एक कम इन्वेस्टर होंगे तो भी आपके पास रिस्क ज़्यादा होगा। तो ये कोशिश होनी चाहिए यहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स होने चाहिए आपकी जो भी फंड मैनेजर है उसके पास में। तो ये चीज़ यहाँ पे अगर होगी तो ये यहाँ पे रोल रहता है फंड मैनेजर का, उन्हें ये चीज़ ये सिचुएशन है वो बनानी होती है कि आपका जो डाइवर्सिफाइड हो फंड इन्वेस्टमेंट है जो आपकी जा रही है वो डाइवर्सिफाइड हो, और आपके जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो ज़्यादा नंबर्स में आए। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, और ये चीज़ मेरे हिसाब से आ गई होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि क्या जो दूसरे जो फंड हाउसेस हैं, जो भी आपको दूसरे देखने को मिलेंगे फ्रैंकलिन के अलावा, उनके बारे में हमको सोचने की ज़रूरत है, उनके बारे में डरने की ज़रूरत तो बेसिकली तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पैनिक तो हो ही जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि यस बैंक जब क्राइसिस हुआ था तो लोग दूसरे बैंक के ऊपर भी डाउट करने लग गए थे, और आपने देखने को मिलेगा कि जो ये छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वहाँ पे आपको फेलियर देखने के चांसेस मिल सकते हैं कहीं आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि यस बैंक से पहले भी आपने पीएमसी बैंक का क्राइसिस देखा था। अब यस बैंक की दूसरा था, उसको बचाना पड़ा सरकार को आगे आके, जो एसबीआई वगैरह के थ्रू एसबीआई और दूसरे बैंकों को आगे बढ़ के उनके अंदर शेयर खरीदने पड़े, लेकिन उसका इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा दूसरे जो कॉपरेटिव्स हैं उनके ऊपर, और हो सकता है आपको आफ्टर इफेक्ट दूसरे जो प्राइवेट फर्म्स हैं, प्राइवेट बैंक है, उनके अंदर भी देखने को मिला, एचडीएफसी, एक्सिस वगैरह, जो आईसीआईसीआई वगैरह, और ज़्यादा जो लोग पैसा डिपॉजिट करवाएंगे वो अपना नेशनलाइज बैंक की तरफ आपको मूव देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली होता है कि आप पैनिक कर जाते हैं ऐसी सिचुएशंस को देख के। तो यहाँ पे जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कल बाहर आके कि जो फ्रैंकलिन का केस है वो बिल्कुल आइसोलेटेड केस है, अकेला केस है, ऐसा बाकी सब चीज़ों के साथ बाकी जो फर्म है, बाकी सब हाउसेस हैं उनके अंदर नहीं है। और हमने जो ज़्यादातर अपना जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो हाई रेटेड कंपनीज़ के अंदर किया है, और जो लो रेटेड कंपनीज़ हैं उनमें उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। और ये कोई इंडस्ट्री प्रॉब्लम नहीं है, इसको इंडस्ट्री प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना चाहिए, आपको पूरी की पूरी इंडस्ट्री को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ये एक आइसोलेटेड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कस्टमर या फिर जो इन्वेस्टर है वो क्या देख सकता है, वो एक चीज़ देख सकता है कि उनका जो फंड मैनेजर का पोर्टफोलियो है, आप वो चेक करेंगे, वो देखेंगे कि वो कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करते हैं, कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं हाई रिस्क वाली कंपनीज़ के अंदर, और जो लो रिस्क वाली कंपनीज़ हैं उनके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये चीज़ आप देख सकते हैं। और ये ऑब्जर्व करके उनका पोर्टफोलियो ऑब्जर्व करेंगे आप फंड मैनेजर का, तो उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बेसिक जो फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड के साथ में। इसके बाद में हमारा जो अगला पेज है वो इकोनॉमी को लेके है। इसके अंदर सबसे पहली और सबसे बड़ी न्यूज़ है वो भी फ्रैंकलिन को लेके ही है, और लेकिन आप बेसिकली इसको तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि आपने अगर इस पहले वाले आर्टिकल को समझ लिया था। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या है कि इन्वेस्टर्स हैं वो अभी रिस्क एवर्स करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका ज़्यादा रिस्क है वो बढ़े नहीं। ऐसे टाइम में जब पैनिकिंग सिचुएशन हो रखी है, कोविड-19 ने हिट कर रखा है, हमारी इकोनॉमी भी बहुत अच्छा भी नहीं करेगी, क्योंकि हमारी क्या ग्लोबली किसी की भी नहीं करने वाली है, लेकिन इस टाइम में कस्टमर हर बंदा रिस्क को तो कम ही करना चाहता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलेगी। और जो म्यूचुअल फंड है इनके पास बैकअप नहीं होता है, मैंने आपको बताया ना, बैंक की तरह बैंकों के पास तो बैकअप है, लेकिन अगर इनके अंदर बंदे आके बोलेंगे कि हमको रिडम्पशन करना है, हमको हमारा पैसा निकालना है, तो फिर म्यूचुअल फंड जो ये हाउस हैं उनके सामने क्या सिचुएशन बचती है, इनको सिर्फ अपनी असेट बेचने के अलावा कोई और सहारा बचेगा ही नहीं। इनके पास जितनी भी असेट्स हैं इनने खरीद रखी है वो बेच के लोगों को पैसा चुकाना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा पैनिकिंग सिचुएशन हो सकती है कि अगर ऐसा होता है अचानक से बहुत सारे लोग आ जाते हैं रिडम्पशन करवाने के लिए, तो दिक्कत होगी। लेकिन बेसिकली यहाँ पे ऐसा मेरे को देख के ज़्यादा लग नहीं रहा है, और होना भी नहीं चाहिए। बीच में रेगुलेटरी इंटरवेंशन जरूर देखने को मिलेगा आपको, कि सेबी को यहाँ पे आना चाहिए, आरबीआई को अपना थोड़ा रोल है वो प्ले करना चाहिए। उससे क्या लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, तभी ऐसी चीज़ों को हम जो इनका नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी पे वो हटा पाएंगे। तो सारे के सारे यहाँ पे ये है कि कोई भी जो फर्म्स हैं वो एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं करते हैं लो रेटेड पेपर्स के अंदर, लेकिन आपने यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो फ्रैंकलिन है उसने किया, और फ्रैंकलिन ने बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करी लो रेटेड पेपर्स के अंदर। आपको जैसे मैंने बताया कि 65% लिमिट मिलती है, लेकिन 65% का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप पूरा 65% ही कर दोगे, ये तो मैक्सिमम अप टू है। तो अप टू पे आपने मैक्सिमम रखना है, लेकिन जो सारा का सारा है वो आपने नहीं कर देना है। तो आप बेसिकली देखेंगे यहाँ पे कि आरबीआई का इंटरवेंशन आपको देखने को मिलेगा। आरबीआई का इंटरवेंशन मैंने आपको पहले पुराने एडिटोरियल्स में समझाया है कि आरबीआई अभी एनबीएफसीज को
माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सपोर्ट दे रही है, और जो गवर्नमेंट है उसको भी वे एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू सपोर्ट दे रही है। लेकिन यहाँ पे आपको रोल मेरे हिसाब से देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले भी जो 2008 के टाइम पे हुआ था ऐसा क्राइसिस म्यूचुअल फंड के अंदर, तब भी आरबीआई ने इंटरवेंशन दिया था और उससे चीज़ें कंट्रोल हुई थी काफ़ी। इसको लेके एक और एडिटोरियल आ गया और वो भी आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखिए, अब यही चीज़ है कि आपने एक्सप्लेन पेज समझ लिया ना, तो आपको पूरी न्यूज़ समझ में आ जाएगी, पूरा कुछ भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी चीज़ों को समझने में। तो ये आपने समझना है। तो आरबीआई का इंटरवेंशन 2008 में देखने को मिला था, यहाँ पे इन्होंने ये बताया इस आर्टिकल के अंदर, और आगे भी यही बताया कि जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनका इंटरवेंशन आना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि अचानक से 25% तक असेट आपने बेचनी पड़ रही है, तो ये आपको कैसे आपको पता होगा, क्योंकि 25% बहुत बड़ा ह्यूज होता है, इतना ज़्यादा तो रिडम्पशन भी नहीं हो रहा होगा। अगर इतना ज़्यादा रिडम्पशन नहीं हो रहा है तो फिर आपने क्यों बेचना पड़ रहा है और क्या कमियाँ थी फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड के अंदर, वो देखना पड़ेगा। कई जो इनके इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ये भी बोला है कि इनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, और तरह तरह की बातें आ रही है, क्योंकि पैसा रिलेटेड होता है तो, और वो भी ऐसे टाइम में अगर पैसा डूबेगा लोगों का तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा पैनिकिंग सिचुएशन तो होगी ही। लेकिन अगर अभी रेगुलेटरी इंटरवेंशन देखने को मिल जाता है हमको जल्दी में और शुरू में ही, तो फिर जो बाकी पूरी इंडस्ट्री है उसको हैम्पर होने से हम बचा सकते हैं। तो ये आपने समझना है। अब यहाँ पे एक जो लास्ट में एग्जांपल दिया है कि जो क्रेडिट रिस्क फंड है उसके अंदर हम 30% इन्वेस्ट करते हैं। लास्ट ये मिलिंद बारवे का आपको यहाँ पे मिलेगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आप ये वाला पोर्शन देखेंगे ना, तो आपने देखने को मिलेगा कि हमारी जो फर्म है वो कैसे इन्वेस्ट करती है। वो आके बाहर बता रहे हैं, दूसरी कंपनी के जो चेयरमैन CEO वगैरह हैं, MD, वो लोग बाहर आके बता रहे हैं, उनको बताना पड़ रहा है। तो वो इसीलिए क्योंकि एक पैनिक क्रिएट हो गया, एक फियर क्रिएट हो गया, एक जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बाकी सारे कस्टमर्स के अंदर देखने को मिल रही है। इस वजह से ये आपने इनको बाहर आके ऐसी चीज़ें बोलनी पड़ रही है। तो बेसिकली आपको यहाँ से ये समझना है कि रिस्क एवर्जन जो है वो इन्वेस्टर करना चाह रहे हैं, और इसके लिए हमको जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आप रेगुलेटरी इंटरवेंशन देखेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद अगला आर्टिकल है हमारे सामने DPIIT और CAIT का। उन्होंने हाथ मिलाया है एक जगह बनाने के लिए, जिसको हम बोलेंगे किराना ई सप्लाई, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर ये दोनों मिलकर काम करेंगे। अभी रिसेंट आपने जो डील देखी थी जियो और फेसबुक के बीच में, उस डील के आपको बहुत सारे इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, अचानक से मार्केट के अंदर एंट्री करेंगे तो पूरे मार्केट पे कब्जा कर लेंगे। तो इस वजह से आपको ये इस टाइप की जो नई नई न्यूज़ें हैं ये देखने को मिलेगी। तो आपको इम्पैक्ट है वो आपको समझ में आने लगेगा कि जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनका इम्पैक्ट क्या रहता है। तो DPIIT जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, ये गवर्नमेंट की एक बॉडी है, और CAIT है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स हैं उनका एक आप मान सकते हैं एसोसिएशन है CAIT। और CAIT हमेशा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं अमेजन वगैरह, ग्रोफर्स वगैरह, इनके अगेंस्ट रहा है। इन्होंने बोला है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये पूरा जो प्राइजेस हैं उनको गिरा देते हैं और अलग तरीके से काम करते हैं, जिससे जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसके ऊपर ज़्यादा नुकसान होता है। और अभी इन्होंने साथ में ये प्रोजेक्ट चलाने की बात की है, ये किराना है सप्लाई। तो आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले टाइम क्या, मैं आपको नेक्स्ट वीक के अंदर से इनका काम चालू होते हुए नजर आ जाएगा आपको। तो आने वाले टाइम में आपको इनका एक बड़ा रोल देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा कॉन्फेडरेशन है, तो हो सकता है कि ये जो वो बड़ी सी डील थी उसकी जो रिस्क को, मोनोपोली जो आने वाली थी मार्केट के अंदर, हम ये सोच रहे थे, उसको कम करने में कामयाब रहे। तो ऐसी चीज़ें एक आफ्टर इफेक्ट होते हैं। ये सिर्फ एक डील की वजह से आपको एक आफ्टर इफेक्ट देखने को मिलेगा, आपने यहाँ पे देखा होगा। तो यहाँ पे ये एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, आपने नोटिस करनी है। आपको प्रोजेक्ट का नाम याद रखना है, किराना है सप्लाई। और बेसिक कॉन्सेप्ट तो अगर आपने पुराना न्यूज़ कल का एडिटोरियल भी समझा है तो फिर आपको पक्का समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर में। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, जो थोड़ी सी एडिशनल है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि जो CAIT है और DPIIT है, इनकी तो एक डील हुई है किराना है सप्लाई के अलावा। उसके अलावा कल की एक न्यूज़ मैंने कवरेज करी थी, वो था कि अमेजन ने एक 10 करोड़ का फंड दिया है अपनी जो पायलट प्रोजेक्ट है उसको बूस्ट करने के लिए। तो वो भी एक एडिशनल इफेक्ट है, जो आफ्टर इफेक्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो वो लोकल शॉप्स पे अमेजन प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो आपको ये दो इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अमेजन वाला खैर बहुत छोटा है, उतना ज़्यादा उसको डील नहीं कर पाएगा जो बड़े वाला जियो और FB की डील हुई है उसको। लेकिन जो DPIIT और CAIT के बीच में जो ये नया प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी इंपैक्ट कर सकता है उनकी नई डील को। उसके बाद में हम जो आर्टिकल कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम फाइनेंस कमिश्नर को लेके, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इन्होंने 2-3 चीज़ें बोली है। पहली चीज़ जो इन्होंने बोली है कि फिस्कल डेफिसिट जो स्टेट्स हैं उनको 0.5 तक का एक्सटेंशन मिल जाना चाहिए, मतलब 0.5% तक वो अपना जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इनको एडिशनली अचानक से फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ाने की बात करनी चाहिए, क्योंकि वो इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होगा, ऐसा फाइनेंस कमीशन का कहना है। जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है उनका नाम आप ध्यान रखेंगे, NK सिंह।
और इन्होंने बोला है कि जो स्टेट्स हैं उनको 3% से बढ़ा के 3.5% तक अपना जो फिस्कल डेफिसिट है वो लिमिट उतनी एक्सटेंड कर देनी चाहिए। ये इन्होंने कहा है फाइनेंस कमिश्नर ने, जबकि स्टेट्स क्या डिमांड कर रहे हैं, स्टेट्स बोल रहे हैं कि हमको 5% तक की परमिशन मिल जानी चाहिए सेंटर से, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इसी वजह से हमको खर्च करने की आज़ादी देनी चाहिए, क्योंकि खर्चा बहुत है। पीपीई खरीदना है आपने, वेंटिलेटर खरीदने, टेस्ट करने हैं आपने, लोगों को खाना देना है, पर्सनल्स को पे करना है, मेडिकल स्टाफ को पे करना है, तो आपके पास फिस्कल डेफिसिट बढ़ाने का स्कोप होना चाहिए, ऐसा स्टेट ने कहा है। अब इसके साथ में दिक्कत क्या है कि एक एक्ट होता है FRBM एक्ट। आपको FRBM एक्ट के बारे में अगर पता होगा, वैसे मैंने पहले एडिटोरियल में भी बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। FRBM का फुल फॉर्म होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, 2003 का एक्ट है। इसके अंदर क्या है कि सरकार के ऊपर तय कर दिया गया कि आपको एक फिक्स जो लिमिट है उसके अंदर ही फिस्कल डेफिसिट रखना है अपना। आपका फिस्कल डेफिसिट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। ये एक बेसिकली आपको ये समझना है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जो बजट मैनेजमेंट एक्ट है इसके अंदर। तो इस वजह से सरकारें क्या बाउंड होती है कि आपको लिमिट रखनी है अपने खर्चे की और बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर देना है। लेकिन अब जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई है तो आपको पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ उनको बाउंड कर देती है, तो इसके अंदर आपने चेंजेस करने पड़ेंगे। और चेंजेस कौन करेगा? चेंज करेगा सरकार करेगी, हमारी जो सेंटर है वो करेगा चेंजेस। आप यहाँ पे देखेंगे, मैं हाईलाइट करता हूँ कि ये आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा 293 क्लॉज 3। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल है, क्योंकि जो ये जो फिस्कल डेफिसिट वाली बात है ये टैक्स के अंदर आता है और टैक्स पॉलिसीज़ हैं वो सेंटर वगैरह बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल फेडरल स्ट्रक्चर होता है, वो डिसाइड करने में काम आती है। तो 293 है, उसके अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये आर्टिकल आपने याद रखना है। FRBM एक्ट का जो सेक्शन 5 होता है वो गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि आप एक्सेप्शनल जो सिचुएशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, उसके अंदर RBI से पैसा ले सकते हो ज़्यादा, लेकिन उसके अलावा किसी सिचुएशन में नहीं लोगे। ये FRBM एक्ट बोलता है। अब जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं वो उन्होंने बता रखे हैं, वो 2 बता रखे हैं। एक तो वॉर वाली सिचुएशन है कि वॉर में आप पैसा ले सकते हो, और दूसरा बता रखा है इन्होंने जो क्लैमिटी वगैरह आती हैं, जो डिजास्टर्स आ जाते हैं अचानक से, उनके अंदर। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो एक मेन पॉइंट हाईलाइट करा है वो आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंस कमिश्नर ने बोला है कि हमारे को जो साइज़ है ना फिस्कल रिस्पॉन्स का, वो सिर्फ नहीं देखना चाहिए। हमको ये नहीं देखना चाहिए कि गवर्नमेंट कितना स्टिमुलस दे रही है, कितना पैसा दे रही है। आपको ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जिस तरीके से पैसा दे रही है वो इफेक्टिव है या नहीं है। आपको जो डिज़ाइन है उसके ऊपर फोकस करना है। आपको जो बेसिक चीज़ है वो डिज़ाइन के ऊपर फोकस करना है, बजाय कि आपको उसके साइज़ के ऊपर देखने के। तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व करनी है। ये आपको ये वाला जो लास्ट पैराग्राफ है ये आपने देखना है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी आई होप, और अगर नहीं होती है तो आप बता देना, मैं इनके ऊपर अलग से टॉपिक अलग से तैयार कर दूंगा वीडियो। और ये वैसे काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर अलग से वीडियो बनानी चाहिए, मैं सोच भी रहा हूँ बनाने की। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है आप बता देना। और अगर वोकेबलरी को भी लेके चाहिए आपको तो शाम को मैं वीडियो शुरू कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं तब शुरू करूँगा जब 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हमारे चैनल पे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो इसको शेयर करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर मैंने इतनी चीज़ें सीखी है मैं आप लोगों को बताऊँगा तो उससे मेरा रिटेंशन भी बढ़ता है, मेरे को भी चीज़ें याद रहेंगी और आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। तो ये चीज़ एक अच्छी है। एक अच्छी सोसाइटी के तरीके से जब आप ग्रो करने की बात करते हो तो आपको यही देखना पड़ेगा कि आप लोगों की हेल्प करें, लोगों को बताएं नई चीज़ों के बारे में। तो आपके साथ में आसपास में ऐसे लोग होंगे जो पढ़ते हैं और आप भी पढ़ने वाले हैं, तो इस चीज़ को शेयर करें। और वो चीज़ें हमको भी मोटिवेशन देती है। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे आपको कैसे लग रहे हैं आर्टिकल्स। तो यहाँ पे एक आर्टिकल आता है द अदर वायरस। अदर वायरस इन्होंने इस आर्टिकल में बताया 3 स्टेट को बेसिकली जो मुस्लिम हेट्रेट देखने को मिल रही है उसको लेके इन्होंने कमेंट किया है यहाँ पे। अभी एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ कि महाराष्ट्र के अंदर एक बंदा जो घर पे एसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी देने आया था उसको गिरफ्तार करवा दिया गया। मतलब जो बंदा डिलीवरी लेने वाला था उसको गिरफ्तार करवा दिया गया क्योंकि उसने मुस्लिम पर्सन से चीज़ों को लेने से मना कर दिया था कि ये मुस्लिम है इसलिए मैं नहीं लूँगा, और उसका वीडियो बना के सर्कुलेट कर दिया। तो इस वजह से उसका अरेस्ट कर दिया गया। तो ये चीज़ आपने देखने को मिली। और दूसरा चीज़ देखने को मिली कि गुजरात के अंदर कि एक वीडियो बनाया गया जिसके अंदर तबलीगी जमात है उसके कॉन्फ़िगरेशन को कॉन्ग्रेगेशन को इन्होंने टारगेट किया और बोला कि ये फैला रहे हैं इस तरीके से। उसके बाद भी काफ़ी अरेस्ट हुए थे और गुजरात के अंदर ये चीज़ देखने को मिली थी। और तीसरी चीज़ देखने को मिली थी न्यू दिल्ली के अंदर। तो न्यू दिल्ली के अंदर नहीं, सॉरी, तीसरी चीज़ जो देखने को मिली थी हमको यूपी के अंदर देखने को मिली थी। यूपी के अंदर क्या होता है कि एक हॉस्पिटल होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वो एडवर्टाइजमेंट कर देता है कि मुस्लिम्स हैं उनको एडमिट नहीं करेंगे हम, और जब तक कि वो कोविड टेस्ट नहीं करवा लेते हैं। बाकी अब देखिए कि ये वायरस है वो तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने वाला है। कोविड टेस्ट आपको करवाना है तो सबका करवाइए, कि हम एडमिशन ही तब लेंगे जब आप कोविड टेस्ट करवा के आएंगे। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करेंगे तो ये चीज़ ठीक नहीं है। और आपको यूपी में भी अरेस्ट देखने को मिलेगा।
तो ये एक मेरे हिसाब से पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि तीनों स्टेट के अंदर आपको, वैसे तो तीनों स्टेट हैं वो बीजेपी रूल हैं और शिवसेना रूल है, ऐसा ये आर्टिकल के अंदर बोल रहे हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि तीनों के अंदर, तीनों केसेस के अंदर एक्शन देखने को मिला है, लेकिन ये एक्शन क्या सफिशिएंट है? क्योंकि ऐसे केसेस और भी हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर ऐसी खबरें आती है कि आप देखेंगे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को सिर्फ इस डाउट में मार दिया जाता है क्योंकि वो बाहर से आए हैं, तो इस डाउट में आप किसी की हत्या कर देंगे, क्या ये ठीक है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लॉ ऑफ द लैंड है, उसको सबसे ऊपर रखना चाहिए। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों ने हैं जो इस सेक्शन से जुड़े हुए हैं, मुस्लिम सेक्शन है, उनकी गलती होगी, लेकिन आप उनको पेनलाइज कीजिए, आप उनको लॉ के थ्रू लाके कन्विक्ट कीजिए। अब आप उनको सिर्फ टारगेट करना चालू कर देंगे उनकी वजह से पूरी कम्युनिटी को, तो वो पूरा गलत एक चीज़ हो जाएगी। अब जैसे पालघर में एक इंसिडेंट हुआ था, उसको देख के ज़्यादातर लोग ये बोल रहे थे कि हिंदू साधुओं की हत्या, हिंदू साधुओं की हत्या। आपको हिंदू साधु नहीं देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि वहाँ पे 3 लोग थे। ड्राइवर की जो मौत हुई उसको लेके बहुत ज़्यादा लोगों ने डिस्कशन नहीं किया, ड्राइवर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं दिखे लोग। स्टोरी जितनी भी लग रही थी लोगों की, मैंने भी देखा, ऑब्जर्व किया, तो ज़्यादातर लोग स्टोरी जो लगा रहे थे वो साधु को लेके लगा रहे थे। तो क्या सिर्फ आप एक साधु की जो जान है उसकी कीमत रखते हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आपको ह्यूमन को ह्यूमन की तरह ट्रीट करना चाहिए और तीनों को एक इंसान की तरह देखना चाहिए। और तीनों की जो हत्या हुई वो बहुत गलत थी और उसको कंडेमेन कर, ऑब्वियस ही बात है, किसी को भी वो चीज़ें पसंद नहीं होनी चाहिए पुलिस की प्रेजेंस में अगर ऐसी चीज़ें हो रही है। और पहले इस चीज़ को क्या होता था कि थोड़ा सा एम्बोल्डनमेंट मिलता था, और जितनी भी अब तक पहले मोब लिंचिंग देखेंगे आप, एक पर्टिकुलर सेक्शन यानी मुस्लिम कम्युनिटी के केसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। पहलू खान हो गया, और भी कई केसेस थे, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा उस टाइम पे सरकार ने उतना ज़्यादा रिएक्शन अच्छे से दिया नहीं, और अपोजिशन भी कई बार एक्ट लाया कि मोब लिंचिंग को रोकने के लिए लाने चाहिए हमको कानून, लेकिन उस टाइम पे सरकार ने कुछ किया नहीं। लेकिन अभी हो सकता है सरकार प्रेशर में है तो सेंटर कोई कानून बनाए, और आई होप कि वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो दोनों तरफ के लोगों के लिए काम करेगा और जो है हेट्रेड है हमारी सोसाइटी में उसी को कम करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और आपने जब भी कोई आर्टिकल पढ़ना है तो न्यूट्रल होकर पढ़ना है। आपको पॉजिटिव साइड भी देखनी है और नेगेटिव साइड भी देखनी है, क्योंकि आप इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते ना। अब ये चीज़ें हो रही है तभी तो इस चीज़ को लेकर डिस्कशन हो रहा है हमारे सामने। अगर टारगेट नहीं किया जा रहा होता कम्युनिटी को तो हमारे सामने डिस्कशन भी नहीं आता। तो टारगेट तो किया जा रहा है, लेकिन क्या सरकारें काम करी अच्छे से, वो चीज़ हमको ऑब्जर्व करनी है। क्या जो कानून है वो ठीक काम कर रहा है, तो वो आपने देखनी है। अब एक इन्होंने आर्टिकल में आगे चीज़ बताई है कि OIC है जो, उसका एक इस्लामोफोबिया इंडिया को लेकर बढ़ गया है। तो यूएई में अभी आपने रिसेंट एक कंट्रोवर्सी देखी होगी कि शौर्या करके, तेजस्वी शौर्या करके एक MP हैं, बीजेपी के यंगेस्ट MP है बेंगलोर से, तो उनको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी थी उनके एक ट्वीट को लेके। तो ये हमारे जो फॉरेन अफेयर्स, जो फॉरेन हमारे जो रिलेशंस हैं उनको भी हैम्पर करती है ये चीज़ें। इंडिया की जो इमेज है उसको आप डैमेज करते हैं कई बार, क्योंकि या तो देखिए सरकारें इग्नोर करती हैं इन चीज़ों को लेके, या फिर ठंडा से रिएक्शन देती है। तो अगर आप ये करेंगे तो ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। अगर कभी भी किसी को भी रिलीजियस तरीके से टारगेट किया जा रहा है तो आपको इमीडिएटली उसे रोकना पड़ेगा। आपने या तो, अब यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली ना इन तीनों स्टेट में, या फिर जो पुराने जो केसेस थे उनके अंदर की, जो ऐसे लोग थे जिन्होंने मोब लिंचिंग करी उनको सोशल एक्सेप्टेंस मिल गया। तो जो सोशल एक्सेप्टेंस होता है वो चीज़ गलत होती है। अब सोशल एक्सेप्टेंस मिलने की वजह से उस चीज़ को एम्बोल्डनमेंट मिलता है, बढ़ावा मिलता है, और जब वो बढ़ाई जाएगी सोसाइटी के अंदर तो ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे ही। तो उस चीज़ के बारे में बात की है। तो आपको शुरुआत में यही ध्यान रखना है कि आपको अपनी इंटरनल चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस रखना है, ताकि जो बाहर वाले लोग हैं उनको आप पे उंगली उठाने का मौका ना मिले। तो ये चीज़ आपको OIC के अंदर देखने को मिलेगी। और यहाँ पे यही बोला गया है कि हमको कम्युनल जो वायरस है उससे ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है, बजाय कि कोविड-19 के, क्योंकि कोविड-19 तो है आज नहीं तो कल सॉल्व कर देंगे, लेकिन ये जो कम्युनल वायरस है ये लंबे टाइम तक चलने वाला है, और इसका जो फियर है वो लंबे टाइम तक रहने वाला है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फेयर को लेके एक अगला आर्टिकल देखने को मिलेगा आपको, ये फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड को लेके है। अब जैसे मैंने बताया कि आपने अगर शुरू वाला जो एक्सप्लेन पेज पढ़ा है तो आपको ये आर्टिकल पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। आपको कुछ भी चीज़ें ज़्यादा, उतना ज़्यादा मतलब परेशान नहीं करेगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी भी कम हो, लेकिन आपको ये आर्टिकल फटाक से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। तो इन्होंने अभी आर्टिकल में, ये एडिटोरियल में यही बताया है कि क्या 25% करके जो जिनका असेट था लगभग 28,000 करोड़ के आसपास, वो उनको सेल करना पड़ रहा है, कैसे हो गया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया है, उन्होंने क्या बोला है, ये सारी चीज़ें ऊपर में ये बता रहे हैं। और आखिर में ये सजेशन दे रहे हैं कि जो RBI है उसको अपना जो इंटरवेंशन है वो यहाँ पे दिखाना चाहिए, जैसे इन्होंने 2008-9 में दिखाया था। तो ये बेसिकली आपको इस एडिटोरियल के अंदर एक सजेशन मिलेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। और सेबी के थोड़े इंटरवेंशन की बात की है तो सेबी और RBI का इंटरवेंशन हम इकोनॉमी वाले पेज पे देख चुके हैं। तो ये आर्टिकल जैसे ही आप पढ़ेंगे ना आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, सिंपल से सजेशंस हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये आर्टिकल्स, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एडिटोरियल्स वगैरह हैं वो आपको फटाक से समझ में आ जाएंगे अगर आपने एक्सप्लेन पेज को अच्छे से डिस्कस किया है। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो टैकिटस ट्रैप है, ये एक्चुअली में एक स्टेट होती है, अनपॉपुलर गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ भी करे, चाहे वो अच्छा करे या चाहे बुरा करे,
उसके बदले में उसको क्रिटिसिज्म ही मिलता है। तो जो टैकिटस ट्रैप है वो आप UPA-2 के लिए बोल सकते हैं। UPA-2 भले ही $130 जब बैरल था तेल, तब भी लोगों को सब्सिडी दे रही थी, लेकिन लोग तब भी हड़तालें कर रहे थे, तब भी लोग स्ट्राइक कर रहे थे। लेकिन आज जब $30 से भी कम है, तब भी लोग $80 पे करने के लिए तैयार है उसी पेट्रोल के, जो पहले $130 पे भी नहीं करने को तैयार थे। तो वो टैकिटस ट्रैप था, वो आपको देखने को मिलेगा UPA-2 के टाइम में। और यहाँ पे अभी जो ये चीज़ देखने को मिलेगी वो चाइना और US के अंदर देखने को मिलेगी। ये ऐसा आर्टिकल में इन्होंने भानु प्रताप मेहता है, इन्होंने कहा है। अब भानु प्रताप मेहता का थोड़ा सा बैकग्राउंड आप जान लीजिए, क्योंकि इनके आर्टिकल्स रेगुलर आपको इंडियन एक्सप्रेस के अंदर देखने को मिलेंगे। ये फॉर्मर VC रहे हैं अशोका यूनिवर्सिटी के, बहुत अच्छे आर्टिकल्स देते हैं, क्रिटिसिज्म भी करते हैं गवर्नमेंट का, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। इसके अंदर आपको अच्छी जो एडिशनल सजेशंस हैं वो देखने को मिलेंगे, जो आप अपनी आंसर राइटिंग में या फिर कभी भी थॉट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, अपनी जो इंटेलेक्ट बढ़ाने में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इन्होंने बताया कि जो चाइना और USA हैं वो इंटरनल जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस इनके अंदर है उसको बाहर इंटरनेशनल बना के कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी ट्रम्प आप इमिग्रेशन सिस्टम के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि इमिग्रेशन सिस्टम हमें रोक देना चाहिए। तो इमिग्रेशन सिस्टम तो रोकने से उनको उतना फ़ायदा होने नहीं वाला है, क्योंकि जितनी भी स्टडीज़ हैं आज तक अमेरिका में ही हुई है वो ये बताती है कि इमिग्रेशन की वजह से अमेरिका को हमेशा इकोनॉमिकली फ़ायदा हुआ है, कभी भी लॉस नहीं हुआ है। ये उनके वहाँ पे उनकी स्टडीज़ बता रही है। तो इमिग्रेशन जो आप एक शट डाउन करने वाले हो, उससे तो आपने नुकसान होने वाला है, लेकिन आप दिखा ये रहे हो लोगों को अंदर कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं। तो ये तो कुछ फ़ायदे वाली बात नहीं अभी। और कई बार आप फ़ायदे के चक्कर में नुकसान करा बैठते हो। अब ऐसा ही चाइना कर रहा है, वो अपनी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसकी रिज़ाइम को बचाने के लिए, शी जिनपिंग की सत्ता को बचाने के लिए केसेस को हाइड कर रहा है, वो US पे ब्लेम कर रहा है, जबकि हकीकत ये है कि उनके अंदर की सिचुएशन को वो संभाले और उसको कंट्रोल करे, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे पे लैश आउट कर रहे हैं, एक दूसरे पे टूट के पड़ रहे हैं, तो उससे कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ये आपको इस एडिटोरियल के अंदर देखने को मिलेगा। और आई होप कि आपको डिस्कशन पसंद आया होगा, आपने चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो थम्स अप कीजिए, और वीडियो को लाइक करने के अलावा आपको इसे शेयर ज़रूर करना है। अब जो हमारी ग्रोथ है वो हमेशा साथ में होगी, और जितना ज़्यादा हम ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा नई चीज़ें हम आपके लिए लाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप कंट्रीब्यूशन आप सिंपल इस तरीके से दे सकते हैं कि आप जितने भी स्टडी ग्रुप में ज्वाइन हैं वहाँ पे इस वीडियो का लिंक शेयर करेंगे, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो। अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, मत कीजिए। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं आपको नहीं पसंद आ रहा है तो, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है कि क्या चीज़ पसंद नहीं आई और क्या आप चेंज कर सकते हैं, हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। हम हमेशा इंप्रूवमेंट के लिए तैयार रहेंगे। अगर आपका जो सजेशन है वो सबके लिए, जितने भी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अच्छा होगा, तो हम हमेशा सजेशंस के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपने चैनल को कंट्रीब्यूट करना है। और कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, आप इसको शेयर करके। तो आई होप आपको ये जो तीनों एक्सप्लेन के जो आर्टिकल्स हैं वो समझ में आए होंगे, और उसके बाद की न्यूज़ भी आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो बहुत बढ़िया, नहीं आई है तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिव्यू देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।